हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स इन डिस्क्रीट सीरीज। इसके पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा था कि कैसे हमें कंप्यूट करना होता है हमारे क्वार्टाइल्स को। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट सीरीज कैसी सीरीज होती है? डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ओके हर एक जो आइटम होता है, हर एक जो वेरिएबल होता है, उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस पर्टिकुलर इस काइंड ऑफ सीरीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो अब डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल्स का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? देखो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज है। हमने मीडियन पढ़ा, मीडियन का हाफ हमें पता है कि क्वार्टाइल है। ठीक, वैसे ही जैसे कि हमने मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा, वही सेम प्रोसीजर हम क्वार्टाइल्स में पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा कि हमने जो भी पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया था हमारे डिस्क्रीट सीरीज में, उसका हाफ हो जाएगा हमारे क्वार्टाइल्स में। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगी कि कैसे हमें कंप्यूट करना है अपने क्वार्टाइल को। हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, जब हमने मीडियन पढ़ा था तो उसमें हम डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे, उसमें हम अपनी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो फाइंड आउट करते थे। सेम चीज हमें हमारी क्वार्टाइल्स में भी करना है कि जब हम क्वार्टाइल्स कंप्यूट कर रहे हैं थ्रू डिस्क्रीट सीरीज, तब हमें अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम बताएंगे कि हमारा क्वार्टाइल क्या होने वाला है। ओके, तो चलो इसका जो थोड़ा सा जो डिफरेंट फॉर्मूला होगा, राइट, मतलब कि मीडियन का भी हाफ करना है तो वो हाफ करके हमारा क्या फॉर्मूला फॉर्म होने वाला है वो फॉर्मूला देखते हैं। इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करने होंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी सी चीज है। हम मीडियन अच्छे से पढ़ चुके हैं, मीडियन हमें अच्छे से समझ में आ चुका है, तो क्वार्टाइल्स तो कुछ भी नहीं है। क्वार्टाइल्स तो सेम हमारा मीडियन जैसा ही है, बस उसका और हाफ पार्ट कर देना है हमें। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। So, in case of discrete series also, the values of lower quartile Q1 and upper quartile Q3 would be the size of n plus 1 by 4th and 3n+1/4। ओके, यही चीज हमने अपनी इंडिविजुअल सीरीज में भी देखी थी कि जब हम Q1 कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट, और जब हम Q3 कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं। Q3 में और Q1 में क्या डिफरेंस होता है? तो बस इतना डिफरेंस होता है कि Q3 में ये जो 3 है वो भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब हमें 3 का मल्टीप्लीकेशन करना होता है उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो हम Q1 में अप्लाई करते हैं। ओके, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है हमारे डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में। क्या डिफरेंस आ रहा है? However, for the value of n, the cumulative frequency is calculated। ठीक है, यहां पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होता है। अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी कंप्यूटेशन करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यों हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करनी होती है स्टूडेंट्स? तो उसका बहुत ही सिंपल सा हम बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन है। ये चीज भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, एक और बार बता देती हूँ कि क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में ये कुछ मेरे वेरिएबल्स गिवन है और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, वेरिएबल्स है मेरे 2, 4, 6, 8, 10। ओके, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? हमारे पास में है 4, 7, 5, 2 एंड 4। ठीक है, ये पर्टिकुलर इनकी फ्रीक्वेंसीज है। अब अगर स्टूडेंट्स मैं अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट ना करूं, ओके, जस्ट मैं अभी पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बता रही हूं आपको, जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूं कि ये मेरे पास में x गिवन है। मान लो कि मेरा जो Q1 निकला है वो निकला है मेरा 5th आइटम। ठीक है, मेरा जो Q1 है वो है मेरा 5th आइटम। तो अब मेरा 5th आइटम कौन सा है वो मैं कैसे चेक करूंगी अगर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट नहीं किया? तो अब मेरा क्या एक प्रोसीजर बढ़ जाएगी कि ये जो हमारे x है ना, इन्हें मैं जितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं उतनी नंबर ऑफ टाइम्स लिखूं उसे। ठीक है, मतलब कि जो 2 है उसको मैं 4 टाइम्स नोट डाउन करने वाली हूं। देन जो हमारा क्या आया 4 आया वो 7 टाइम्स हम लिखने वाले हैं। बहुत टाइम लग रहा है ना,
अभी मैंने सिर्फ इतना ही किया है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, अभी तो मुझे नीचे तक पूरा जाना है। लेकिन अभी मेरे पास में फिफ्थ आइटम पता चल गया मुझे। फिफ्थ आइटम क्या होगा मेरा, 1 2 3 4 एंड ये जो फिफ्थ आइटम है वो मेरा ये वाला है, दैट इज मेरा Q1 ये आ रहा है, ठीक है। अब अगर यही सेम चीज को मैं कैलकुलेट करूं विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं तो इसका मतलब 4 तो एज इट इज 4 आ गया, 4 + 7 कितना हो गया हमारा 11, ओके 4 + 7 11 हो गया। तो अभी मैं नीचे नहीं जा रही हूं, अभी मुझे पता करना है भाई फिफ्थ आइटम कौन सा है, तो मैं अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता कर सकती हूँ। मुझे क्या पता होता है कि आपका जो भी आंसर निकलता है उसके या तो जस्ट इक्वल वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है या उसके नेक्स्ट ग्रेटर वाला जो भी नंबर है। तो 4 तो हो गया हमारा स्मॉलर और उसके नेक्स्ट ग्रेटर क्या आएगा 11 आएगा। तो 11 के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, 11 के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मेरी Q1, ठीक है। तो वहां पर क्या करस्पॉन्डिंग है भाई 11 के, तो 4 करस्पॉन्डिंग है, तो मेरा Q1 कितना हुआ, मेरा Q1 हुआ 4, ओके। वही सेम चीज जब मैंने इस फॉर्मेट में लिखी तो भी मेरे पास में सेम आंसर ही आया, 4 ही आंसर आया। इसका मतलब कि वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है इस पर्टिकुलर चीज की जगह पे कि आपकी जो पर्टिकुलर एक्स है उन्हें आप उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करो। उससे अच्छा है कि आप उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो और फिर उसके बाद में आपके जो भी आइटम है उसकी पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जब डिस्क्रीट सीरीज की बात आती है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का यूज क्यों करते हैं, ओके। उसका रीजन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई भी चीज हमें प्रैक्टिकली समझ में आ जाती है ना, मतलब हाँ कि इस पर्टिकुलर रीजन के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। अगर मैं सिर्फ आपको इतना बोल देती कि नहीं आपको तो डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, मतलब करनी है, तो आपके मन में डाउट रहता है क्यों करनी है, हम ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते थे। तो उस चीज को आई गेस कि मैंने वो डाउट आप लोगों का अच्छे से क्लियर कर दिया है, ओके। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, हमारे डिस्क्रीट सीरीज के कि हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं अपने Q1 एंड Q3 को। Q2 हमें कैलकुलेट करने के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है अभी, वो इसलिए है बिकॉज अभी हम पढ़ रहे हैं क्वार्टाइल्स एंड जो Q2 होता है वो क्या होता है, वो हम होता है हमारा मीडियन, ठीक है। तो मीडियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उससे वापस रिपीट करने की अभी नीड नहीं है, इसलिए अभी हम सिर्फ Q1 एंड Q3 का कंप्यूटेशन सीख रहे हैं कि हमें कैसे उसे कंप्यूट करना होता है। ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास में, ये एक्स गिवन है स्टूडेंट्स और ये गिवन है इसकी फ्रीक्वेंसीज, ओके। अब फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसीज से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी होगी, ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, Q1 का फॉर्मूला है भाई साइज ऑफ n+1/2, ओके। और जो Q3 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एज इट इज ये सेम, बस इसके आगे क्या आ गया हमारा 3 आ गया, सो 3n+1/2 आइटम। ये इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो भी आइटम होगा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा Q1 और Q3 बन जाएगा। तो हमारी पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप होगी कि आप इस फ्रीक्वेंसी को पहले कन्वर्ट कीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ओके। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में कुछ ये आंसर्स आएंगे। ये हमें बहुत अच्छे से आता है ना फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। जो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो तो एज इट इज सेम नंबर ही आता है, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम एडिशन करना स्टार्ट करेंगे। ये 2 + 3 कितना आ गया 5, ओके। 5 + 5 हुआ हमारा 10, देन 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + 3 28 एंड 28 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया हमारा 30। 30 हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब ये जो 30 है किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे n या फिर सिग्मा f के, ठीक है।
तो हमारा n कितना हो गया, n हो गया हमारा 30। हमारे फॉर्मूले में जो रिक्वायर्ड है n, राइट, जो हमारा Q1 और Q3 का हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं उसमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि n चाहिए हमें, तो n हमें मिल चुका है, वो कितना है, वो है 30। अब हम अपने Q1 और Q3 की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे कि किस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारी क्वार्टाइल फर्स्ट, जो हमारा लोअर क्वार्टाइल है और जो हमारा अपर क्वार्टाइल है वो होने वाला है, उसे हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे और अपने जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्या होगा भाई, हमारा लोअर क्वार्टाइल का कंप्यूटेशन हम करेंगे, तो Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/4 आइटम। साइज ऑफ ये n को आप रिप्लेस करो स्टूडेंट्स किससे, 30 से, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इससे आप 30 का इंक्लूड करो। ओके, सो क्या किया हमने, n को हमने रिप्लेस किया 30 से, सो 30 + 1 कितना होता है, 30 + 1 होता है हमारा 31 डिवाइडेड बाय कितना, 4, ठीक है, 31 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आएगा, आपके पास में आंसर आएगा 7.75 आइटम। ओके, हमें कौन सा आइटम चाहिए, 7.75 आइटम। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज पहले हम क्लियर करते हैं, जब हमने अपनी इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी, अगर इंडिविजुअल सीरीज में ये पर्टिकुलर आंसर आता हमारे पास में 7.75, तो हमने क्या देखा था कि भाई आपको पहले इसे स्प्लिट करना है, राइट। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो ये कुछ इस फॉर्म में होती, फिर 7 + 0.75 हम ऐसे करके अपनी जो क्वार्टाइल की वैल्यू वो फाइंड आउट करते, राइट। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से याद है कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में इसको कैसे कंप्यूट करना सीखा था। ओके, अब देखो ये तो हो गई हमारे इंडिविजुअल सीरीज की बात में। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को आप कंबाइन नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडिविजुअल सीरीज में एक एक जो हमारा आइटम होता है या एक एक जो हमारी वैल्यूज होती है वो इंडिविजुअली, वो सिंगली रिप्रेजेंट होती है, और डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसीज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा 7.75 है, राइट, ये चीज हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी ना वो हम पुट करेंगे। यहां पर ये जो 0.75 है उसका अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओके, जैसे हम मीडियन में देखते आए अभी तक कि अगर कोई पॉइंट वाला भी हमारे पास में नंबर आ जाता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसे हम एज इट इज लेते हैं। अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि इसका जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमारा क्वार्टाइल, वो हमारा मीडियन बन जाता था, राइट। वही सेम चीज हमें इसमें भी करना है। हम बस देखेंगे कि 7.75 से जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वो कौन सी है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी क्वार्टाइल होगी। ओके, ये जो प्रोसीजर जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में की थी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में ही हमें अप्लाई करना है, वो डिस्क्रीट सीरीज में लेकर नहीं आना है। ओके, ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि दोनों में ये डिफरेंस है। ये जो था ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का था, और अब जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज का है वो डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक। तो अब हमारा जो 7.75 है वो कौन सी प्लेस पर आने वाला है वो हम चेक करेंगे भाई अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, 7.75। 7.75 के इक्वल तो मुझे कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख नहीं रही है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर वाला नंबर हम लेने वाले हैं। 2 तो हो गया छोटा, 5 भी छोटा, 10 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 10 हो गया हमारा 7.75 से ग्रेटर, ठीक है, इससे बिगर हो गया। तो अब हमारा ये जो 10 है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इस 10 में ही आपका 7.75 इंक्लूडेड है। इसका मतलब 10 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगा हमारा क्वार्टाइल। ओके, कौन सा क्वार्टाइल होगा, हमने कौन से क्वार्टाइल का कंप्यूटेशन किया, Q1 का, दैट इज जो हमारा लोअर क्वार्टाइल है। तो आपका Q1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है कि आपको कैसे कंप्यूट करना होता है क्वार्टाइल्स को अंडर डिस्क्रीट सीरीज। ओके, यहाँ पर हमारे जो डेसिमल होते हैं उनका हम अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम बस उन्हें अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्वार्टाइल बन जाएगी, ठीक है।
अब Q1 हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है अपना Q3। तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, Q3 में क्या आ जाएगा भाई, Q3 में एक 3 ऐड हो जाएगा, बाकी आपका क्या रहने वाला है, n+1/4 ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो n+1/4 था, जो अभी हमने Q3 में कैलकुलेट किया था, वो क्या निकला था, वो हमारा निकला था 7.75, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो किसके साथ में, 3 के साथ में, तो आपका Q3 फाइंड आउट हो जाएगा। बिकॉज ये जो इतना पोर्शन है ये तो आपका Q1 में भी बिल्कुल सेम था, ठीक है। वही 30 + 1/4 हमें करना है, दैट इज 31/4 करना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आपकी 7.75 ही आने वाली है। बस यहाँ पर ये जो 3 का मल्टीप्लीकेशन है वो एक एड ऑन हो रहा है, तो हमें इसका 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब आप करोगे स्टूडेंट्स 3 × 7.75, तो आपके पास में क्या आंसर आएगा, आपके पास में आंसर आएगा 23.25, ठीक है। अब जो आपका 23.25 नंबर पर या पोजीशन पर, उस प्लेस पर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका Q3, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर Q1 है, आई एम सो सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये है हमारा Q3, ठीक है, इसे Q3 मानना, Q1 नहीं मानना। तो अब हमें चेक करना है स्टूडेंट्स कि हमारा जो 23.25 है वो कहां पर फॉल हो रहा है। तो वही सेम चीज हम करने वाले हैं, अपनी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हम चेक करेंगे कि 23.25 कहां आ रहा है। तो देखो 10 हो गया, फिर 20, फिर 25। जो 25 है वो किससे ग्रेटर हो गया, वो ग्रेटर हो गया हमारे 23.25 से। इसका मतलब ये वाली जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू हमारी Q3 होने वाली है, ठीक है। मतलब कि 50 आपकी Q3 होगी, ओके। हमने वही सेम चीज की कि जो वैल्यू गिवन थी या जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की, राइट, जो पोजीशन हमारी फाइंड आउट हुई थी उसमें से हमने अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया कि वो क्या, वो वैल्यू या वो प्लेस कहां पर आने वाली है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू थी वो हमने अप्लाई की, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट की, तो वो निकली कितनी, 50। Q3 हो गया 50 एंड Q1 कितना था, तो Q1 था हमारा 30, राइट। ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब ये देखो आपके जो हम बोल सकते हैं कि 4 पार्ट्स, ठीक है। अभी तो हमारे 3 ही हुए बिकॉज यहाँ पर हमने Q2 का कंप्यूटेशन नहीं किया, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि Q1 के पहले कितनी वैल्यूज है, 25% वैल्यूज है, एंड इसके बाद में है 75% वैल्यूज, और Q3 के ऊपर कितनी वैल्यूज है, तो Q3 के पहले 75% वैल्यूज है एंड Q3 के बाद में 25% वैल्यूज है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें अपने क्वार्टाइल्स का कंप्यूटेशन कैसे करना होता है। वही सिंपल सी सेम चीज है कि पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको आपकी जो Q1 एंड Q3 की पोजीशन होने वाली है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पोजीशन पता चल गई, आपको प्लेस पता चल गई, उसे आप चेक करो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कि ये पर्टिकुलर कहां पे फॉल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो भी x की वैल्यू होगी वो आपकी क्वार्टाइल बन जाएगी, ठीक। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है डिस्क्रीट सीरीज में हमें कैसे कैलकुलेशन करना होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया था स्टूडेंट्स, हम लोग इनके क्वेश्चंस बल्क में करेंगे एक साथ में। पहले हम पूरा क्वार्टाइल समझ लें, इंडिविजुअल सीरीज हमने पढ़ ली, डिस्क्रीट सीरीज हमने पढ़ ली, अब हमारे पास में बची है कंटिन्यूस सीरीज, तो हम कंटिन्यूस सीरीज को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में हम जो क्वार्टाइल्स हैं उन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ज्यादा, ताकि एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी, ओके। एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।